बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर ललित और इस महा मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। अगर चैनल को अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लो, और अगर लाइक नहीं किया वीडियो को जल्दी से कर दो, क्योंकि आपको इस तरह के सवाल लगातार मैं आपको देने वाला हूं। इस तरह के सवाल आपको लगातार मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, चाहूँगा इसका जवाब तेजी से आप लोग समझें और दें। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं? हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 1 and 100 आर डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3? दोनों से डिवाइड होने वाले कितने आपके सामने पूर्णांक है, यानी ऐसी संख्याएं कितनी हैं 1 से 200 के बीच में जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। तेजी के साथ हम चाहेंगे जवाब मिले। 1 से 200 के बीच की कितने पूर्णांक ये आपको बताना है। तो हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 1 to 200? तो देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। आपको मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, आपको स्मार्ट कंसेप्ट भी और आपको बेसिक कंसेप्ट क्या वो भी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ 1 से लेकर 200 के बीच में आने वाली संख्याएं, है ना, तो देखो 2 और 3 से कौन सी संख्या कटेगी? अगर मैं 2 और 3 की बात करता हूँ तो इनका एलसीएम 6 होता है, यानी 6 से कटने वाली सभी संख्याएं, जो संख्याएं 6 से डिविजिबल होंगी वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगी। तो पहली संख्या तो 6 ही मिलेगी ना, उसके बाद 12, फिर 18, फिर अप टू 198। तो इन दोनों के बीच में 6 से कटने वाली संख्याएं ये आएंगी, जिनको आप कह सकते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगी। अब ये तो एक ए बी बन गया ना, 6, 12, 18, 198। और ए बी का तो हमें फॉर्मूला पता है कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन मीन्स आप जो पद आपको दे, इसको एन एन भी बोल देते हैं कई जगह। तो 198। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, दैट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज 6। एन का हमें पता नहीं नंबर ऑफ टर्म कितनी है, लेकिन डी हमें पता है इनके बीच का डिफरेंस कितने का, 6 का। तो क्या बना? 6 प्लस 6 एन माइनस 6 से 6 कट गया, बराबर 198। यानी 6n इज इक्वल टू 198 और n इज इक्वल टू 198 अपॉन 6। 6 18, 6 18, आंसर इज 33। ठीक है, तो आपने समझे कितना आंसर मिला आपको? दैट इज 33। ये इसका जवाब है। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे। वो तरीका क्या, वो भी आपको बता देता हूँ, समझने की कोशिश करेंगे, उसको भी देखिएगा। अगर मैं सिंपलीफाई बात करूँ तो भाई आपने देखा 200 से कटने वाली संख्या है जो 2 और 3 दोनों से कटती हैं, तो मैंने सीधा इसमें 6 का डिवाइड कर दिया। क्या पाया आपने? 6 18 जी, और 6 18। तो जो कंप्लीट कट जाए ये शेष बचे उसको छोड़ दो तो 33 आएगा। लेकिन याद रखना ये तभी लागू होगा जब प्रथम संख्या, पहली संख्या और उनके बीच का डिफरेंस बराबर होगा। ओके, राइट ऑप्शन समझ में आया? बहुत ही बढ़िया से आप लोगों ने जवाब दिया है। पहले प्रश्न का सवाल का जवाब एकदम एक्यूरेट रहा। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, खास करके सुपर टेट की अगर मैं बात करता हूँ, या खास करके मैं बात करता हूँ सुपर टेट के अलावा हम बात करें DSSS में भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। इस तरह के सवालों को करने के लिए आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा सिंपल वे बताता हूँ, और कोई दूसरा तरीका भी इन सवालों को हल करने का नहीं है। आप क्या करेंगे? आप बैक एंड से सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व करना। तो मैंने सबसे पहले ये संख्या लिखी यहाँ पर 5 माइनस का 1/5, दैट इज 5 5 25 में से 24/5, यानी इस पूरे ब्रैकेट की जगह कितना है? 24/5 आया। यानी अब मैं इस वाले ब्रैकेट को चूज करूंगा, इस वाले को। इसका मतलब क्या हुआ? ये था 2 प्लस 1 अपॉन इस वाले ब्रैकेट का वैल्यू 24/5, 5 ऊपर चला गया, 2 प्लस 5/24, 24 दूनी 48 और 5 53/24। यानी इस वाले ब्रैकेट की जगह कितना हो गया? इस वाले ब्रैकेट की जगह आप देख पा रहे हैं कितना आया? आपने कहा इस वाले ब्रैकेट की जगह हमारे पास आया ये संख्या। अब मैं इस व्हाइट वाले ब्रैकेट को कवर करूंगा, इस वाले को, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा? लेट्स सी। तो 2 प्लस 1/53 अपॉन 24, 24 ऊपर चला गया, तो 2 प्लस 24 अपॉन 53, 53 दूनी 106 और 24 130/53। यानी इस वाले ब्रैकेट की जगह क्या आ गया? ये वाला 130/53, 53। ओके, अगेन हम बात करते हैं इस वाले ब्रैकेट की।
अब मैं फिर से इस वाले ब्रैकेट को चूज करता हूँ, एक एक ब्रैकेट लेके सॉल्व करेंगे, सवाल हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ, 2 प्लस हाउ मच, 1/130 अपॉन 53, 53 ऊपर चला गया, 2 प्लस 53 अपॉन 130, मल्टीप्लाई करें 30 दूनी 60 और 53 313, 313 बटा 130। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी इस वाले की जगह पूरे ब्रैकेट की जगह ये आ गया। अब क्या वैल्यू बची, वैल्यू बची 2 प्लस 1/313 अपॉन 130, इसको ऊपर ले गए, 2 प्लस 130 अपॉन 313, तो 13 626 756 बटे, हेलो कैसे हैं आप, जो बटा 313, ये इसका सही जवाब होगा। इज इट क्लियर? होप तो समझ में आया होगा, मैंने एक एक स्टेप करके बताया है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। सबको समझ में आया होगा, 4 नहीं होगा, 311 नहीं होगा, दैट आंसर विल बी 756 अपॉन 313। इनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन करना बड़ा आसान है, बस आपको एक एक स्टेप को समझते जाना है, आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। एक और सवाल आपके सामने ये रहा, होप से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ऐसा कोई साथी नहीं होगा जिसको समझ में ना आया हो। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन पुट योर कमेंट। क्वेश्चन है एक और, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि करें, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। क्वेश्चन है, the first increase the price of an item by 10% and then increase by 20%. If the final increase was 33, then what was the starting price? So let's see what will be the answer. तो यहाँ पर आंसर मिलने लगे हैं, बहुत बढ़िया, इसको भी समझ लेते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए तो क्या करते हैं, अब आप देखो, एक वस्तु थी, स्टार्टिंग में वस्तु 100% होती है, उसने कहा उसका पहले प्राइस 10% बढ़ा, फिर उसी का 20% बढ़ा। तो अब अलग अलग मत करना कि पहले 10% बढ़ाओगे फिर जो आंसर आएगा उसमें 20% बढ़ाओगे, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, आप यूज़ कर सकते हैं A + B + AB/100, दिस इज़ द इफेक्टिव परसेंटेज फार्मूला, जिसमें दो सक्सेसिव जो परसेंटेज होती है उन पर ये लगाया जाता है। तो पहला कितना था, 10% की वृद्धि, दूसरा कितना था, 20% की वृद्धि। पुट कर दें, A की जगह 10, B की जगह 20 प्लस 10 × 20 अपॉन 100, दैट इज 30 प्लस 2, 32% और बढ़ गया, 100% पहले था, 32 और बढ़ गया, तो ऑप्शन क्या हुआ, राइट ऑप्शन इज 33, दैट इज 132 इसके 33 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर है, आपको वैल्यू निकालना था, ऐसे हो जाएगा ना। तो 33 × 100 अपॉन 132। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, आपको सवाल में कोई समस्या वैसे होनी नहीं चाहिए। ओके, तो 11 × 33 अपॉन 12, ओके, 25 से 3 कट गया, दैट इज 25, प्रारंभिक मूल्य 25 था। इज इट ओके? बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको समझ में ना आया हो? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ओके, एनी इशू, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया होगा सवाल। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। 20%, 18%, 20% या 10% या 12%। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल है, एन अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बड़ा सिंपल सवाल है और मैं चाहूंगा जवाब क्या मिलेगा, इजीली आप उसको बता सकते हैं। ओके, लेट्स सी।
व्हाट विल बी योर राइट आंसर? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखते हैं सवाल का मीनिंग क्या है। लेट्स सी। अब ऐसे सवालों को करते समय आप दोबारा से मत सोचिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कुछ करना है या नहीं करना है। दैट इज द टास्क। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, ब्याज की दर आपको बतानी है। तो भाई इसका सवाल का जवाब चुटकियों में हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, यू विल गेट द आंसर इन चुटकी। ऐसे देखते हैं कैसे। आप जब भी कोई बात करेंगे, मैंने माना वो धन 100% था, स्टार्टिंग में वो राशि 100% थी, उसने कहा वो 3 गुना हो गई। कितना हो गई? 3 गुना मीन्स 300% हो गई, है ना? वो राशि 300% हो गई। आपने ये समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? आपने देखा 100% आपकी राशि थी, वो 300% बन गई। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, हो गई। कितने से? 10 वर्ष में। तो मैंने पूछा आपको ब्याज कितना मिला? भाई 100% धन था, वो 300% हो गया, तो ब्याज तो 200% ही मिला ना। तो यानी 10 वर्षों में 200% ब्याज प्राप्त हुआ है। तो भाई 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? आपने कहा 200/10, 20% ब्याज। कितना आसान सवाल था, बताओ। कोई मुश्किल है किसी को? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, मुझे तो लगता नहीं कोई भी प्रॉब्लम होगी, बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया है। एनी इशू? इफ यू हैव एनी इशू यू कैन आस्क। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यस के नो? यस, ओके, बढ़िया। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है सवाल, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, एक और जवाब, एक और सवाल की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, वन मोर क्वेश्चन। किसी धनराशि के 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो ये धनराशि कितनी है ये आपको बताना है। अतिक्षा एक बार अभी बताते हैं। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए हो, तो धनराशि कितनी है? इसको भी देखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। फिर वही कहानी है, अगर मैं आपको इसको 100% मान के बताऊं तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। जैसे आपने देखा भाई 10 वर्ष का ब्याज था, तो साधारण ब्याज बदलता नहीं है, प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है, तो 10 + 10 2 साल का हो गया 20% ब्याज। वहीं अगर मैं बात करता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो पहले साल रहा वो 10%, तो दूसरे साल 10 + 10 का ब्याज यानी 1, तो पहले साल 10%, अगले वर्ष 11 रुपये ब्याज मिला, तो कितना हुआ? 21% ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज से कितना मिलता है? 21%। साधारण ब्याज से कितना मिलता है? 20%। अभी समझाते हैं। साधारण ब्याज से मिला 20% ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से कंपाउंड इंटरेस्ट से मिला 21% ब्याज। उसने कहा दोनों का डिफरेंस 21% माइनस का 20% कितना है? दैट इज 1। तो 1% अंतर है क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग जो आपने निकाला, लेकिन उसने कहा वो रुपए में 40 है, तो भाई 100% का कितना वैल्यू हो जाएगा? आपने कहा इसकी गुणा इसमें कर दो, तो 4000 रुपये। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अभी बता दे दोबारा से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यस के नो? समझ में आ गया? यस के नो? ओके, दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, शुक्रिया। बात क्लियर हो गई? अब पीछे वाला सवाल किसको समझ में नहीं आया था, ये वाला? क्या प्रॉब्लम हो गई इस सवाल में भाई? इसमें क्या समस्या आई? बहुत सिंपल सी बात है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 100% की राशि थी, 300% हो जाती है। क्लियर? 100% की राशि 300% हो जाती है 10 साल में, तो आपके 100 रुपये 300 रुपये बन गए। समझो बात को, आपके पास 100 रुपये थे, 3 साल बाद वो 300 रुपये हो गए, आपने किसी को दिए, तो आपको ब्याज के रूप में कितने रुपये मिले? आपने कहा 200 रुपये, तो 10 साल में 200 रुपये बने, तो 1 साल में कितने मिले? 20 मिले ना, बस वही है। मुंह जबानी आपको करना है, कुछ नहीं करना कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना था आपको।
सिंपल सवाल है, देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन आप इनको इजीली हैंडल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट क्लियर होगा तो यू विल गेट द आंसर। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। यानी क्या किया आपने एक साइकिल के मूल्य में 20% की गिरावट कर दी, तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या जो है वो 20% बढ़ गई। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, देखते हैं ऑप्शन क्या मिलता है इसको। अच्छा, दूसरे वाले के यहाँ पर इंग्लिश में जाइएगा, हिंदी में देखिएगा। ये पीआरटी के लिए भी है तनु, बिल्कुल आप पीआरटी में इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, डोंट वरी। तो देखते हैं, तो एक साइकिल के मूल्य में 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये आपको देखना है। देखते हैं, जब 20% कमी की गई तो मैंने आपको बताया जब भी इफेक्टिव परसेंट कब लगता है, जब सिंपल या तो एक प्रोडक्ट की बात हो रही हो या फिर एक प्राइस की बात हो रही हो। तो साइकिल तो एक उसी के प्राइस की बात चल रही थी, तो साइकिल पर ही काम हो रहा है, तो हमेशा यूज़ करते हैं इफेक्टिव परसेंटेज। क्या यूज़ करते हैं? इफेक्टिव परसेंटेज। ऐसे अब ये कहाँ कहाँ लगाया जाता है, जब किसी भी चीज़ में एक वृद्धि एक कमी, एक कमी एक वृद्धि, दोनों कमी और दोनों वृद्धि लगातार, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपने देखा एक कितना 20। अब याद रखना, जब यहाँ पर विशेष बात क्या है, यहाँ पर हमेशा दो चीज़ याद रखिएगा। अगर वो संख्या कमी हो रही है तो आप उस डिजिट को माइनस में लेंगे, अगर उस संख्या में वृद्धि हो रही है तो आप उस संख्या को पॉजिटिव लेंगे। ऐसे माइनस प्लस किसी को भी ले सकते हैं, ए को भी बी को भी, लेकिन जो संख्या कम है, जो कम हो रही है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उन सबको नेगेटिव लेना है। तो ए कितना, माइनस का 20 प्लस का 20 प्लस माइनस का 20 गुणा 20/100, तो माइनस का 400/100, दैट इज -4, और -4 का रिप्रेजेंट करता है दैट इज कमी। तो यानी 4% की कमी एकदम सही जवाब होगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया रेनू, बहुत अच्छे से जवाब दिया है, बहुत अच्छे जवाब आप क्या रहे हैं, वेरी नाइस। आगे बढ़े, एक और सवाल, बहुत ही खूबसूरत जवाब, वेरी नाइस। बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। यदि P + Q का 20% तथा P - Q का 50% है तो PQ का मान ज्ञात करो। वह सिंपल, इफ 20% of P + Q is equal to 50% of P - Q, then find the value of P/Q। इसको भी देख लेते हैं क्या मिलता है। P + Q का 20% और P - Q का 50%, तो P/Q का मान ज्ञात करना है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या जवाब मिलता है आपका। देखो सिंपल थ्योरी है, P + Q का 20%, 20/100 किसके बराबर है? P - Q के 50% के। ओके, तो हमने क्या काम किया, 100 से 100 ही काट दिया, बात 0 से 0 कट गई, क्योंकि दोनों तरफ 100 है। तो ये क्या हुआ, 2P + 2Q इज इक्वल टू 5P माइनस का 5Q। इसको इधर लिया है, इसको उधर भेज दिया, तो क्या बना, यहाँ लिख देता हूँ, 5P - 2P इज इक्वल टू 2Q + 5Q, क्योंकि माइनस का प्लस में हो गया, तो 3P इज इक्वल टू 7Q। अब मैंने Q को इधर भेज दिया, 3 को उधर भेज दिया, तो क्या बना, P/Q इज इक्वल टू 7/3, या आप कह सकते हैं P/Q बराबर 7:3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को, यस के नो? आसान सवाल था, ये भी इजीली आपके दिमाग में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत बढ़िया, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए सवाल में, और आप आसानी से सवालों को करते जा रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। आपको आसानी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को भी क्या करें, एक्सेस कर लें, फॉलो कर लें, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। ओके, इजी क्वेश्चन था, सबको समझ में आया है, बहुत बढ़िया, 7:3 एकदम सही जवाब। एक और सवाल आपके पास, एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों के लिए खाना है। यदि 4 दिनों बाद
300 आदमी चले गए तो वह खाना कितने दिन चल पाएगा? एक किले में 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों के लिए खाना है। यदि 4 दिनों बाद 300 आदमी चले गए तो वह खाना फिर कितने दिनों तक चल पाएगा, यानी और कितने दिनों तक चल पाएगा? तो देखिए, ऐसे सवाल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक कि आप सिंपली MDH वाला फॉर्मूला लगा दीजिए जो मैंने कल बताया था। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जो बिल्कुल ईजी कंसेप्ट है, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या बात करते हैं, हमने माना 1200 आदमी थे, तो मैं ये मानता हूं कि एक दिन में एक आदमी एक पैकेट खाना खाता है। एक दिन में एक आदमी एक पैकेट खाना खाता है, ये इस तरह से मानेंगे। तो भाई 1200 आदमी एक दिन में 1200 पैकेट तो खाएंगे। अगर मैं मान के चल रहा हूं कि एक आदमी एक दिन में एक पैकेट खाना खाता है, तो 1200 आदमी कितना खाएंगे? आपने कहा 1200 आदमी एक दिन में 1200 खाएंगे, तो 1200 आदमी 28 दिनों में कितने पैकेट खाना खा लेंगे? आपने कहा सर 12 12 दूनी 24 और 9 33, यानी कुल अवेलेबल पैकेट कितने हुए? 33,600। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अवेलेबिलिटी ऑफ पैकेट, उसने बोला 28 दिनों के लिए खाना, तो वो खाना कितना था वो मैंने निकाल लिया कि वो खाना 33,600 पैकेट था। उसने कहा 4 दिनों बाद, 4 दिन बाद की हम बात कर रहे हैं, क्या हुआ? 300 आदमी चले गए। अब सोचने की बात है, जब वो 4 दिन बाद 300 आदमी गए तो 4 दिनों तक तो सभी लोगों ने खाना खाया होगा ना भाई। 4 दिन तक तो सभी लोगों ने खाना खाया ना, 1200 के 1200 ने, बाकी भूखे थोड़ी रहे होंगे। यानी 4800 4800 पैकेट खाना उन्होंने खा लिया। 0 0 16 में से 8 गए 8, 12 में से 4 गए 8 2, अब खाना बचा 28,800 पैकेट। ओके, अब क्या हुआ? 4 दिन बाद कितने आदमी चले गए? आपने कहा 300 आदमी चले गए, तो कितने आदमी बचे? 900, यानी 900 आदमी बचे हैं और खाना कितना बचा हुआ है? 28,800 पैकेट। तो ये पूछ रहा है 900 आदमी से 28,800 पैकेट को कितने दिन में खा लेंगे? तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। 28,800 पैकेट थे, 900 आदमी थे, 2 0 से 2 0 कट गए, 9 3 27 और 9 2 18, 32 दिन और खाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। बहुत सिंपल लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई फॉर्मूला आपको आवश्यकता शायद बहुत कम केस में पड़ेगी अगर आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को ऐसे जिसको एक कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, जिसको क्वेश्चन समझ में ना हो, यू कैन आस्क, एनीवन कैन आस्क। ओके, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बहुत बढ़िया, समझ में आया ना सबको? 32 दिन और चलेगा। चलो, बहुत अच्छे से समझ में आया है आपको। अब एक और सवाल देखते हैं, शायद आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है? यहाँ अगर किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन है यहाँ पर, आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? एक और सवाल। एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तार 484 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाए तो उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा? Folded wire in the form of a square occupies an area of 484 square centimeter. If the wire is folded into a circle, then the area covered by it will be what? 484, 616, 512, none of these. देखते हैं सवाल। सवाल ये था, ये आपके पास एक वर्गाकार रूप में मुड़ा हुआ तार है। वर्गाकार याद रखना, नहीं वर्गाकार मतलब क्या होता है? सबकी भुजाएं सारी बराबर हो। इसका एरिया कितना है? 484, यानी और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a इंटू ए स्क्वायर। ए बराबर कितना हो जाएगा? 484 का वर्गमूल, दैट इज 22। ए बराबर 22। अब आपको एक भुजा मिली इसकी 22, ये कैसे निकाला? इसके दो तरीके हैं, या तो फैक्टर कर लो या फिर 484 को आप इस तरह से कर दो, 2 दूनी 4, 84 आपने उतारा, 2 इसमें जोड़ दिया 4, अब 2 बार जाएगा ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आप ऐसे भी वर्गमूल निकाल सकते हैं।
तो 22 आपको मिला ए का वैल्यू 22। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, शॉर्ट बताता हूँ, 484 इकाई के ऊपर 4 है, या तो 2 का होगा, 2 दूनी 4, या फिर होगा 8 का। अब इसको देखें, 2 अंक छोड़ें, 2 और 3 के बीच में आता है, 2 3 6 छोटा है ना 4, तो छोटी संख्या, तो कितना हुआ 22। आप ऐसे भी शॉर्टकट में निकाल सकते थे। ओके, तो 22 मिला। अब आपके पास ए 22 है, अब समझ लो आगे का स्टेप क्या करते हैं। अब ये 22 इसका है, 22 ये हो गई, 22 ये हो गई, 22 ये हो गई। अगर इस तार को कट करके सीधा किया जाए ऐसे, ये सीधा नहीं है, सीधा मान लेना सीधा ही है, ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा ऐसे, 22 का ये, 22 का ये, 22 ये, 22 ये, यानी एक तार हो गया इस तरह से। देख पा रहे हैं आपके सामने एक वायर है, फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये वायर है, ये वायर तार था। अब इस तार को आपको 22 22 22 में हो गया। अगर इस वायर को मैं ऐसे गोल कर दूं तो ये जो वृत्त बना है आपके सामने, हालांकि वायर थोड़ी सी पिचकी सी हो रही है, जो वृत्त बना आपके सामने ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसी वृत्त को बोलते हैं व्हाट, दिस इज द सर्कमफ्रेंस। ये क्या हो गई, ये बन गई इसकी परिधि। तो ये 84 क्या हुई, 22 दूनी 44, 22 चौका 88, जो 88 है टोटल लेंथ वायर की 88 है। जब इसको बनाया तो क्या बना, ये बन गया आपके सामने व्हाट इज इट, दिस वन इज 88, और जो की होगी परिधि, जो होगी परिधि। ओके, इसी को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। यानी एक वृत्त है, उसकी परिधि 88 है, और वृत्त का मतलब क्या होता है 2 पाई आर, कितना है 88, या आप कह सकते हैं पाई आर इज इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 2 44, या आप कह सकते हैं पाई का मान तो 22/7 होता है, तो आर बराबर 44 गुणा 7/22, तो रेडियस कितनी है 40, तो उसकी आपको रेडियस प्राप्त हो गई। रेडियस कितनी है 40, यानी इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 14 निकल के आई। एक एक स्टेप से समझा रहा हूँ सवाल को। अब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 है, 14 है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 14, इसको डिवाइड कर दे 2 से, तो 22 चौक 14 दूनी 28, यानी कितना बना, आपने कहा 22 गुणा 28 किसके बराबर होता है 616। कोई प्रॉब्लम किसी को, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को समझ में आ रहा है, तो सेशन को लाइक शेयर करते रहें। सवाल थोड़े से बड़े हैं लेकिन बेटर है, आप इनको आसानी से कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो। ओके, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, नो इशू ना, बहुत बढ़िया, इशू नहीं होना चाहिए सवाल करते समय, कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्पेशली आप लोगों के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं, देखता हूं नया सवाल का नया जवाब आप किस तरह से चूज करते हैं साहब। ओके, हियर वी गो विद द न्यू क्वेश्चन। तैयार हैं, सबको क्लियर हो गया है सवाल, तो एक बार कमेंट सेक्शन में वाई लिख दें और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 28 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 4 सेंटीमीटर आधा त्रिज्या वाले एक धातु के बेलन को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। गुड डोंट साक्षी, यानी 28 सेंटीमीटर हाइट एंड 6 सेंटीमीटर बेस, हाउ मेनी बॉल्स ऑफ डायमीटर 1.5 कैन बी मेड बाय मेल्ट सिलेंडर ऑफ द बेस रेडियस 6। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। 28 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक धातु के बेलन को पिघलाकर, लेट्स सी, 28 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 6 सेंटीमीटर आधार है, तो ये एक बेलन है, बेलन को बोलते हैं सिलेंडर। देखो इन पर थोड़ा सा टाइम लगेगा सवालों को समझने में अगर नहीं आते हैं, लेकिन आप लोग धैर्य से समझेंगे तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आप सोचेंगे कि मैं आपको बस ये वाले सवाल दूं आंसर और आप कमेंट में करें तो वो मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा इसका रेडियस कितना है 6 और इसकी हाइट कितनी, आपसे उसने कहा दैट इज 20, ये हो गया सिलेंडर। ओके, उसने कहा है गोलियां बनानी है बेलन किसकी, अब गोलियां तो गोल होती हैं, अब उसका व्यास दिया है कितना 1.5, तो व्यास तो 1.5 है, लेकिन हमें तो अगर मैं बात करता हूँ पिघलाकर बना रहे हो आप, तो बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, आप देखो बेलन का वॉल्यूम निकालो, तो आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई। वहीं अगर मैं गोले के आयतन की बात करूं तो क्या होता है 4/3
इंटू पाई आर क्यूब। यही तो होता है। यानी अगर मैं इस बेलन के टोटल वॉल्यूम में एक गोली के वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ जो गोलियां हैं, नंबर ऑफ जो स्फेयर्स हैं, वो आपको पता लग जाएंगे, इजीली पता लग जाएंगे ना। तो देख लेते हैं क्या हुआ। आपने कहा पाई आर स्क्वायर, ओके, मैंने कहा 4/3 इंटू आर क्यूब। तो पाई से तो मैंने पाई काट दिया क्योंकि इक्वल है। अब आर स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 6 × 6 इंटू एच का मतलब कितना है, दैट इज 28। ऊपर से 3 ऊपर चला गया, 3 की मल्टीप्लाई और ऊपर कर दिया। अब और नीचे क्या बना, आपने कहा आर क्यूब, तो 4 इंटू 0.75 क्योंकि रेडियस निकालनी है, तो 0.75 मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 0.75। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क योर क्वेरी। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इजीली आप मैनेज कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं इसमें से ये हटा दूँ, 75 की बात करूँ, 0.75 की बात करूँ, तो 0.75/100 कर सकते हैं ना हम इसको सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। तो दैट इज 25 × 75 3/4। तो ये 3/4 हो सकता है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 6 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, क्योंकि मैंने 0.75 को 3/4 में कन्वर्ट कर दिया जिससे कि आपका सवाल आसानी से हो जाए। अब देखो 4 से 4 कट गए, दोनों ऊपर चले गए, तो सवाल बन गया 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 से 3 कट गया। अब ये रह गया 28 × 2 × 2 × 4 × 4 बराबर 1792। इतनी गोलियां बना पाएंगे आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी इशू हो। लग रहा है सवाल थोड़े से ज़्यादा भयंकर आप लोगों के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि सवाल थोड़े से आपको भयंकर लग रहे हैं, कोई बड़े तो सवाल नहीं लग रहे हैं। इसीलिए लग रहा है कि जो बच्चों का जो स्तर है वो कर नहीं पा रहे हैं शायद स्टूडेंट। सवाल बहुत बढ़िया एग्जाम में मिलेंगे आपको, ऐसे सवालों को छोड़ने से सवाल समझ में नहीं आएंगे, ना ही आप सवालों को कर पाएंगे। इट्स ट्रू। अगर आप इस तरह से छोड़ कर सोचेंगे कि कहीं ये तो मुश्किल सवाल है, टफ सवाल है, अगर एग्जामिनेशन में इस तरह के सवाल आएंगे तब क्या करेंगे, तब भी तो करने पड़ेंगे ना। तो बेटर तरीका है इनको सीखने की कोशिश की जाए, ना कि इनको दूर भागने की, छोड़ने की कोशिश ना करें। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल आपके सामने रखता हूँ। एक चतुर्भुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में यदि इन 3 कोणों का मान चौथे कोण के बराबर है, इसको मैं फोर्थ करता हूँ, चौथा, इन 3 कोणों का मान चौथे कोण के बराबर हो तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। There are angles, 3 angles of quadrilaterals are in the ratio 1. If the value of these 3 angles is equal to the 4, then what will be the measurement of the smallest angle? टॉपिक वाइज क्लास अब कल परसों से मिलेगी। 3 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे मैराथन होती है और उसके बाद हम बताएं आपको वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 4 दिन आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलती है। ओके, तो टॉपिक वाइज क्लास आपको इस तरह से दी जाती है, डोंट वरी। ओके अतीक्षा, डोंट वरी। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आप सवाल समझने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या था, अब आपके सामने क्या दिया है, आपके सामने चतुर्भुज के बारे में बात हो रही है। चतुर्भुज के कोण है, आप समझना, एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360। कोई भी अगर आप चतुर्भुज की बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं, उसके 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का टोटल 360 होता है। लेकिन ये 4 कोण नहीं दिए गए, उसने कहा अनुपात दिया गया है। तो एक पहला कोण 1 अनुपात में, दूसरा कोण 2 अनुपात में, तीसरा कोण 3 अनुपात में, चौथा कोण क्या है, इन सब का टोटल 3 और 2 5 और 1 6। ये तो बोल रहा है कि चौथे कोण जो है वो इन तीनों के योग के बराबर है, तो 6 आया, 3 2 5 और 1 6। यानी उस चतुर्भुज के सभी कोणों का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 6 के अनुपात में है। तो देखिए 6 3 9 2 11 12, तो 12 अनुपात किसके बराबर है, टोटल 360 होता है। तो 1 अनुपात किसके बराबर, 360/12, तो 12 3 36 30। तो यानी पहले वाला छोटा कोण 1 अनुपात का ही था, तो 360 हो गया। आप इसको x मान के भी कर सकते हैं, मैं तो x कम मानता हूँ आपको। और भाई वो 5 बजे होगी, वो 5 बजे होगी,
ठीक है, आप इसको ऐसे भी मान सकते थे कि भाई पहला कोण x है, दूसरा कोण 2x है, तीसरा कोण 3x है, चौथा कोण क्या है, इन सबका टोटल x जमा 2x जमा 3x। तो यानी क्या हुए, x 2x 3x और 6x। अब इन सबको जोड़ोगे तो इन सबका टोटल 360 आना चाहिए। तो आप यहाँ से x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 6 3 9 तो 12x। तब भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे। तो x बराबर 360/12 या 36। तो x का वैल्यू भी आपको 30 मिल जाता। तो ये आपकी चॉइस है, आप x मान के करते हैं कि विदाउट x करते हैं, टोटली चॉइस इज योर्स। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो टोटली चॉइस इज योर्स है आप इसको करें, लेकिन ये x वाला जो टाइम टेकिंग होता है, इसलिए विदाउट x करने की कोशिश करेंगे तो ये हैबिचुअल हो जाएगा और आप इसको आसानी से सीख पाएंगे। इज इट क्लियर? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? सवाल आपके समक्ष है। यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, ये आपको बताना है। 34, 35, 40 या 45। तो देखो, इन सवालों को करने के लिए भी मैंने आपको बताया था, जब आपको दिन घंटे आदमी मिल जाएं तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आपको वही बात याद रहनी चाहिए हमारे मूंछ वाले अंकल की, असली मसाले सच सच। क्या होता है, MDH M1 D1 H1 M2 D2 H2 अपॉन W2 अपॉन W1। इसको पहले लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना। तो यानी M1 D1 H1 अपॉन W1। अब यहाँ पर क्या है, 35 घोड़े थे, यानी जो व्यक्ति हैं उसकी जगह घोड़े हैं, तो आप यानी मैन दिए हैं, तो M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। ऐसे आप इसको आसानी से कर लेंगे, कोई भी इशू नहीं होगा इसको करने में, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? बढ़िया। तो M1 मीन्स कितने आदमी तो नहीं, घोड़े हैं, तो 35। D1 कितने थे, 21। कितने दिन खाते थे, 540 बराबर M2 कितने, घोड़े कितने थे, 28। डे कितने थे पता नहीं, लेकिन आपको खाना कितना था, 720। ये करना था। हाँ, होगी, डोंट वरी, सारी क्लासेस होंगी, थ्योरेटिकल भी होंगी, न्यूमेरिकल भी होंगी, डोंट वरी। आप देखें, ये 0 से 0 कट गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो D2 इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा सर 35 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 72 बटे 28 गुणा 14, यही तो होगा। चलो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। देखो, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 18 चौक 72, 9 दूनी 18 और 9 छक्का 54, 18 तिया 54 जो कर दो सीधा 3 से 3 कट गया, दैट इज 35। तो वो दिन कितना पर्याप्त होगा, 35 दिनों के लिए। कोई प्रॉब्लम? ओके, क्लास अनअकैडमी पर 3 बजे जो होती है वो भी थोड़ा लेट होगी, कल से होगी, मे भी कल से वो स्टार्ट हो जाएगी, डोंट वरी। समझ में आया? 35 दिन निकल के आया आंसर। किसी को भी प्रॉब्लम हो, किसी भी दोस्त को, तो यू कैन आस्क। नहीं तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और सवाल आपके स्क्रीन पर क्या आता है। इज इट क्लियर नाउ? बहुत बढ़िया, क्लियर दिया है आपने जवाब। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए साहब और देखते हैं इसका क्या आता है जवाब। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये हो जाती है, 2900, तथा 10 वर्षों में 3000 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, दर नहीं पता है, 8 वर्षों में 2900 हो जाती है और 10 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर आपको बतानी है क्या होगी। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। देखो, उसने कहा 8 वर्ष में 2900 हो गई, तो मैंने सिंपल देखा 10 साल में कितनी हो गई, 10 वर्षों में वो धनराशि हो गई 3000 रुपये, और 8 साल में कितनी हो गई, आपने कहा 2900 रुपये। आप समझने की कोशिश करना, यानी आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 10 सालों में अंतर 2 और अमाउंट में अंतर 100,
यानी 2 सालों का ब्याज कितना है, 100 रुपये है। समझते रहे ना, 2 सालों का ब्याज 100 रुपये मिलता है भाई साहब। समझ में आ रही है बात कि 2 वर्षों का ब्याज कितना है, 100 रुपीज़। तो भाई मोटी सी बात समझो, जब 2 सालों का ब्याज 100 है, उसने बोला 8 साल में इतना हो गया, तो अगर मैं 8 साल का ब्याज निकालूं तो भाई 400 रुपये हो गया ना, क्योंकि जो 2 साल का 100 है तो 1 साल का 50, 8 साल का 8 गुणा 50 बराबर 400। नहीं, 8 साल का ब्याज 400 रुपये था। तो भाई अगर मैं 8 साल की बात करूं, 8 साल का टोटल धन 2900 रुपये है। 8 सालों में जो धन था वो टोटल 2900 होगा, ब्याज व्याज तक लगा के, और ब्याज 400 था। तो मूलधन कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ, आपने कहा 2900 में से अगर मैं 8 साल का ब्याज घटाऊं तो ये 2500 रुपये बना, यानी मेरा जो ब्याज है वो 2500 रुपये है। इज इट क्लियर? सॉरी, जो मेरा मूलधन है, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था, 2500 रुपये था। अब देखो 2500 रुपये ब्याज मिला, कितने पर, 50 रुपये ब्याज मिलता है 1 साल में 2500 रुपये पर, मल्टीप्लाई बाई 100 ऐसे तो करोगे, 1 0 से 1 0 2 0 0 25 दूनी 50, 2% का ब्याज, 2.5 नहीं होगा, इट्स 2। क्लियर है? तो सवालों को देख के नहीं डरना है कि सवाल तो बहुत बड़ा है, विशाल काय है, हम इसको कैसे करेंगे, ये तो हमें परेशान कर देगा, या ये हमसे नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे विचार आपके माइंड में आते रहते हैं। लेकिन अगर आप सही से कंटेंट को पढ़ोगे, आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पढ़ोगे, समझोगे स्टेप बाय स्टेप, देन यू विल गेट द आंसर। आसानी से आपका जवाब मिल जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो, नहीं तो आगे बढ़ें। अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा सवाल सबसे अच्छा लगा, ये कौन सी चीज़ आपके लिए सबसे नई थी, इनमें से कौन सी चीज़, कौन सा क्वेश्चन, कौन सी ट्रिक आपके लिए न्यू थी, ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप करके बताइएगा। और को नहीं ले पाते हैं, आपको अपडेट नहीं मिलती हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उस लिंक को से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारे ऑप्शंस, सारे जो हमारी क्लासेस हैं उनके लिंक लगातार मिलते रहे। एक और सवाल, 20% तथा 30% के 2 क्रमवार भट्टे किस एक समतुल्य भट्टे के बराबर हैं, विच 2 इक्वल डिस्काउंट्स of 20% and 30% equal to 1 equal discount। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। अब देखो यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ। पहले मैं आपको आपके तरीके से करके दिखाता हूँ। आप कहते हैं ना कि प्रतिशत, हमने माना स्टार्टिंग में वो अमाउंट 100 था, आपने उसको 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 का 20% आपने निकाला तो 20 रुपये आया, यानी पहला डिस्काउंट अमाउंट कितना बना, 100 माइनस का 20 बराबर कितना बना, आपने कहा सर 80 रुपये। तो पहले डिस्काउंट के बाद उसकी कीमत 80 रुपये हो गई, 80% हो गई, है ना। अब दूसरा डिस्काउंट लगा 80 के ऊपर, कितने का, 30% का, तो कितना बना, 0 से 0 8 या 24 रुपये का डिस्काउंट 80 पर मिला। अमाउंट कितना हो गया, 80 माइनस का 24, कितना बचा, 56, यानी अब वो अमाउंट 56 रह गया, यानी 100% का इनिशियल अमाउंट 56% बचा लास्ट में दोनों डिस्काउंट को लगा करके। तो आपने क्या निकाला, 100 माइनस का 56, कितना डिस्काउंट मिला, टोटल 44% का। ये तो बेसिक तरीका था जो आपको बहुत समय लगाता है, तो मैं अब इसको थोड़ा सा आपको ईजी कर देता हूँ और मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ बेस्ट वाला कैसे करेंगे। तैयार है सब लोग? समझिएगा इस बेस्ट वाले तरीके को कैसे समझते हैं। इसको हटा देते हैं और समझते हैं सवाल का मीनिंग क्या है। अब मैंने आपको बताया, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो तो आप इफेक्टिव परसेंटेज को यूज करेंगे। ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कहानी आती है कि प्लस और माइनस का। मैंने कहा अगर आपको लॉस है, हानि है, डिस्काउंट है, छूट है, बट्टा है, घाटा है, वो सब वैल्यू आपकी नेगेटिव में ली जाती है। तो ए इज इक्वल टू माइनस का 20 और बी इज इक्वल टू माइनस का 20। पुट कर दे, माइनस का 20 माइनस का 30 प्लस माइनस का 20 गुणा माइनस का 30 अपॉन 100। तो ये क्या हुआ, 30 और 20 50 माइनस 50 प्लस, जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई तो प्लस हुआ, 30 दूनी 600 बटा 100, 50 माइनस का प्लस का 6 माइनस का 44 और माइनस क्या होता है, डिस्काउंट कम, छूट।
इज इट क्लियर? समझ में आ गया? कोई ऐसा साथी नहीं? मेरी क्लास 5 बजे होती है रेणुका, 5 बजे आप मेरी क्लास को जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ महामैराथन क्लास में मैं इस समय पढ़ाता हूँ, अदरवाइज मेरी क्लास का टाइम 5 बजे है। ओके, बात समझ में आ गई सबको? कोई ऐसा मेरा साथी? तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, आपको बेसिक वाला भी बता दिया, बेसिक से आपको ज़्यादा समय लगता है, मैंने आपको सीधा सीधा तरीका बता दिया जिससे कि आप तेजी से क्वेश्चन कर पाए स्मार्ट वे भी। एक और सवाल, 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58 का इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट प्लेस। ये सवाल पक्का एग्जाम में, हर किसी एग्जाम में आता है, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, ओ टेट हो, रीट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर डी ट्रिपल एस भी हो, हर किसी में ये सवाल आपसे जरूर इस तरह से पूछा जाता है नंबर सिस्टम से। 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58 का इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं 0, 6, 3 या 4। लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। तो जवाब देख लेते हैं क्या मिलता है आपका। ए, तो यहाँ पर 0 जवाब। अच्छा, भाई क्वेश्चन नंबर भी मेंशन किया करें जब आप आंसर दिया करें, या किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन का नंबर और उसका आंसर, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको लिख के भेजा करें, जिससे कि मैं आपको आसानी से समझ। अब देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है। जब भी मैंने आपको इकाई का अंक, मैंने अभी पीछे आपको यूनिट प्लेस निकालना, पूरा नंबर सिस्टम आपको डिटेल में समझाया एक एक करके। तो अगर आपने वो नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो मेरा प्लेलिस्ट भी साथ में दिया है, आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू जा करके उस सवाल को हल कर सकते हैं। ओके, तो 7 टू द पावर 95 इंटू 3 टू द पावर 58 का इकाई का अंक आपसे पूछा गया। तो लेट देखते हैं क्या जवाब मिलता है। मैंने आपको बताया जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हम पावर 4 के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, यानी पावर 4 के कंसेप्ट को हम प्रयोग में लाते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या दिखा, मैंने 4 की पावर से इसको कम करने की कोशिश किया। तो 7 टू द पावर कितना हो जाएगा, आपने कहा 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 से कटने वाली संख्या कितनी, 92 इंटू 7 टू द पावर 3 माइनस, अगर हम 3 की बात करते हैं 58 है तो 3 टू द पावर कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 इंटू 3 टू द पावर 2। इज इट क्लियर? यानी मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ा। कौन कौन से पार्ट में? पहला पार्ट जिसमें हम 4 से कटने वाली संख्या एक तरफ रखेंगे, दूसरा पार्ट जिसमें हम 4 से ना कटने वाली संख्या, जो बची संख्या, उसको एक तरफ रखेंगे। इज इट क्लियर? पानी पी लूं पहले। ओके, बात समझ में आई? देखते हैं जवाब क्या से समझ में आया आपको। तो हमें पता है किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 या उसका मल्टीपल हमेशा 1 होगा, और किसी भी इवन नंबर की पावर 4 या उसका मल्टीपल हमेशा 6 होगा। इस ऑड नंबर में 5 एक्सेप्शन है, 5 का 1 नहीं होता क्योंकि 5 का 5 ही होता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? यानी आपने क्या देखा, 7 टू द पावर 92, अब ये तो ऑड नंबर की पावर 4 का मल्टीपल, यूनिट प्लेस 1, 7 का क्यूब 343 माइनस, इसको देखें, आपने क्या देखा, आपने देखा ये तो वैल्यू 1 हो गया, इंटू 3 थी 9, तो क्या बना 343 माइनस 9। अब 343, 3 में से 9 नहीं घटाएंगे, 13 में से 9 गए तो कितना बचा, 4। तो राइट ऑप्शन विल बी 4, दैट इज डी इज द राइट आंसर। हम ये गलती कर देते जल्दी से, हम 3 में से 9 घटाकर 6 लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है, क्योंकि आपको इसमें से ये घटाना है तो आपको 343 में से 9 घटाना है, दैट इज द करेक्ट वे। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई ऐसा साथी जिसको समझ में ना आई हो बात? ओके, डन, बहुत बढ़िया। तो आप समझे हैं बात को, समझे हैं समस्या को, आपका सवाल भी अच्छा हुआ है। तो भाई एक सवाल और लेते हैं और देखते हैं एक नया सवाल आपको किस तरह से आपका जवाब हमें देता है। ओके, आर यू रेडी? ओके, रेडी। तो यहाँ पर देखते हैं एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 3 टू द पावर 98 को 5 से भाग देने पर क्या शेष फल प्राप्त होगा, यह आपको बताना है। 3 टू द पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेष फल प्राप्त होगा 5, 4, 48 और 49। तो देखते हैं 3 की पावर 9, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। इसको रिमाइंडर थ्योरम के नाम से आप जानते हैं। क्लियर है?
ओके, अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है उसको समझते हैं। 398 रिमाइंडर थ्योरम का, आप इसको बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे कैसे, हम तो यूनिट प्लेस से कर लेते हैं इस सवाल को, है ना, हम तो यूनिट प्लेस से सवाल को कर लेते हैं। कैसे कि 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 बच गई यहाँ पर बटे 5, यानी ये तो हो गया 1, 9 बटा 5 बराबर 4। सही बात है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता, ये आपको गलत भी उत्तर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं 2 टू द पावर 64 में आपको डिवाइड करना है, चलिए डिवाइड करते हैं 7 का, तो जवाब क्या होगा? कोई बात नहीं है, मैथ नहीं आता है तो आप रेगुलर रहेंगे तो मैथ जरूर आ जाएगा। अब इसको देखें, आप करेंगे 2 की पावर 4 का कंसेप्ट निकालते हैं ना 4, तो ये हो जाएगा 62 और 2 की पावर 2, तो ये तो हो गया 6 गुणा 4, 24 बटा 7, 24 बटा 7, 7 या 21, 3 आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये तरीका कहाँ कामयाब होता है? सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन पर जहां पर आप 9 तक की बात करते हैं। अगर इसको रिमाइंडर थ्योरम से करें तो क्या होगा? आप इसमें से ऐसी संख्या बाहर निकालेंगे जिसको डिवाइड करने पर क्या बच जाए, 7 से डिवाइड करने पर या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 बच जाए। तो देखिए ये तो हो गया माइनस का 1 की पावर 21 गुणा 2 बटा 7। अब क्या हुआ? ये हो गया -1 गुणा 2, और रिमाइंडर क्या है? 7 माइनस का 2 5, शेष तो 5 बचना चाहिए और आपका 3 बच रहा है, तो गलत हो रहा है ना। इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम में आप हमेशा क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे तो बेस्ट जो आपको बहुत अच्छे से आंसर मिलेगा, नहीं तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैं इस सवाल को करके दिखाता हूँ रिमाइंडर थ्योरम से। ओके, 3 टू द पावर 98 अपॉन 5, तो आप इस 3 टू द पावर 98 से ऐसा संख्या बाहर निकालेंगे जिसको 5 से डिवाइड करने पर या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 बच जाए। तो आपने देखा 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 होता है, 9 में अगर 5 का डिवाइड करूँगा तो 5 दूनी 10 माइनस का 1 आपको मिल जाएगा, है ना। तो क्या लिखें? 3 की पावर जब 2 इसमें से निकाला तो उत्तर कितना बचा? 49 अपॉन 5, दैट इज 9 की पावर 49 बटा 5। जब इसका डिवाइड किया तो क्या बचा? -1 बचा, -1 की पावर 49 अपॉन 5। अब -1 की पावर कितनी है? 49 है, यानी आप नेगेटिव नंबर का जब ऑड नंबर पावर होता है तो हमेशा नेगेटिव ही देता है ना, तो -1 बटा 5, और नेगेटिव कभी रिमाइंडर होता नहीं, तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसको नीचे वाले से घटा देते हैं। 4, दैट इज द राइट आंसर। इज इट ओके? नाउ आई थिंक डन। आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? समझ में आ गई होगी बात। बहुत ही बढ़िया से आपने जवाब देने का प्रयत्न किया है। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं आपको बतानी है। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था इस तरह का सवाल कि 70 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं वो क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं 70 से छोटी की बात करता हूँ, 70 से लेस देन बात करता हूँ, तो क्या आती है? देखो, टोटल 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 25 संख्या होती है जो इस तरह से होती हैं। मैं आपको एक कोड लिख देता हूं जिससे कि आपको याद रहे। 422, एक मिनट रुकिएगा, ये मैंने आपको समझाया, शायद मैंने आगे लिया भी है। देखो कंडीशन क्या है, 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्याएं होती हैं? आपने कहा 4। 11 से लेकर 20 तक कितनी होती हैं? 4। 21 से 30 तक 2, 31 से 40 तक 2, ये येलो पार्ट में सब प्राइम नंबर्स हैं। 41 से 50 तक 3, 51 से 60 तक 3, उसके बाद 2, उसके बाद 61 से 67 तक 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरह से संख्याएं होती हैं। आप इनको कोड में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मैं एक कोड बताता हूं, 4422 322 321।
ये कोड है सभी संख्याओं का। यानी पहली वाली संख्या जो है 1 से 10 तक, फिर 10 से 20 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो यानी क्या हुआ, जितनी भी संख्याएं वो लिखी है वो क्या है, 44, 22, 322, 321। अब उसने 70 तक की पूछी है, यानी 60, 70 तक। तो अब देखो 3 हटा दूँ इसमें से, 70 से 80, 80 से 90, 90, सो बाकी कितनी बची सबको जोड़ दो। तो 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 और 3, 15, 2, 17 और 2, 19 होनी चाहिए। अब इधर देखते क्या ऑप्शन है, ये रहा। सिंपल, आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19। तो या तो आप ऐसे काउंट कर लें उंगलियों पर, या फिर मैंने क्या बताया आपको, 44, 22, 322, 321। यानी पहले 10, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये नहीं पूछी है, जोड़ दो। तो आपको ये उंगलियों पर काउंट नहीं करना पड़ेगा, कई बार गलती हो जाती है। तो कितना हुआ, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15 और 4, 19। इज इट ओके? होप तो समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई ऐसी मिस तो नहीं हुआ होगा कि आपको प्रॉब्लम आए। समझ में आया है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले हमारे सभी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।